यूनिट 3 सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट। आज का टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन। ये पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होंगे वो हैं व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज का पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। एज पर द बुक, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म के सारे लीगल ऑपरेशन, ओनरशिप, उसके स्ट्रक्चर को पूरा रिवैल्यूएट करना, उसके सारे एसेट्स को, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करना, रिवैल्यूएट करना। सिंपल टर्म्स में समझें तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रीअसेस कर रही है। फॉर सपोज एक कंपनी वर्क कर रही है फॉर मेनी ईयर्स और उसको प्रॉफिट इंकर करना है, बट उसका ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ तो अच्छी हैं, बट वो ओवरऑल अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो फ्रॉम वेरी फ्यू ईयर्स वो लॉस इंकर कर रहा है, वो अपने बिजनेस में लॉस कर रहा है। इसीलिए उसको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। रिकंस्ट्रक्शन में वो नए एसेट को ऑक्यूपाई कर लेता है, अपनी लाइबिलिटीज़ को ध्यान से एसेस कर लेता है और अपने बिजनेस को एज़ पर द बिजनेस स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव कैरी फॉरवर्ड कर पाता है। अगर हम इसका सिंपल से एग्जांपल लें तो अर्बन क्लब आपने सुना होगा। अर्बन क्लब पहले नाम से आता था, वो सर्विस प्रोवाइड करता था, घर से हर घर में सर्विस प्रोवाइड करता था, क्लीनिंग की और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था। बट क्योंकि उसका बिज़नेस की स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव अच्छा था, बट कुछ एसेट की वजह से या कुछ अपनी लाइबिलिटीज़ की वजह से वो अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में चला नहीं पा रहा था। तो उसने रिकंस्ट्रक्शन किया, जिसकी वजह से उसने अपना नाम चेंज कर दिया। अब अर्बन कंपनी के नाम से वो अपना वर्क करता है, उसने नए नाम से अपना काम स्टैब्लिश किया। उसने अपने सारे एसेट्स को रिवैल्यूएट किया, अपनी लाइबिलिटीज़ को रीअसेस किया और फिर से अपने सिस्टमैटिक मैनर में अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कंपनी रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती हैं? टू जनरेट सरप्लस, राइटिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेज, राइटिंग डाउन ओवरस्टेटेड एसेट। अगर हमारे कुछ ऐसे एसेट हैं या लॉसेज हैं जिसको हमने पहले इवैल्यूएट नहीं किए हैं, हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमारे कुछ एसेट ऐसे हैं जिनको हमने ओवरस्टेटेड इन द सेंस, मतलब उनकी वैल्यू कॉस्ट बुक में या मार्केट वैल्यू कम है, बट हमने उनको ओवर स्टेटेड या ओवर वैल्यूड कर रखा है, उनको हम लोग रीवैल्यूएशन से सही कर लेते हैं। या टू जनरेट कैश फॉर वर्किंग कैपिटल नीड, अगर हमें कोई एसेट रिप्लेस करना है या हमें अपने इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना है या अपने प्लांट और मशीनरी को मॉडर्नाइज, या जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, एक फूड प्रोसेसिंग फर्म था जो चिप्स मैन्युफैक्चर करता था। फिर उसने आगे आने वाले समय में उसको कुछ और भी स्नैक्स मैन्युफैक्चर करने थे जो बच्चों के लिए हो, तो उसने अपने प्लांट को या मशीनरी को अपडेट करने के लिए उसने अपने फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करा, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया। टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन उन केसेस में होता है जब कोई कंपनी बहुत टाइम से लॉस फेस कर रही होती है, वो अपने बिजनेस को दूसरी कंपनी को सेल कर देती है। इसका मतलब है जो नई कंपनी बनती है वो सारे एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड कंपनी को अक्वायर कर लेती है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसको और अच्छे से समझने के लिए कह सकते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द सेल ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी टू अनदर कंपनी। अपने बिजनेस को हमने दूसरी कंपनी को सेल आउट कर दिया है। जो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जो कंपनी बिकने के लिए तैयार होती है, उसको हम लोग वेंडर कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी लिक्विडेटेड कंपनी को परचेज करती है उसे परचेजिंग कंपनी कहते हैं। इसका मतलब है शेयर होल्डर जो वेंडर कंपनी के होंगे, जो कंपनी अपने आप को सेल कर रही होगी, जो लिक्विडेट हो गई होगी, वो सारे शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी अक्वायर कर लेती है। अब हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि नाम है, हम लोग कंपनी को, एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट नहीं करते हैं, हम लोग अपनी कंपनी के अंदर ही सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ को एसेस कर लेते हैं, उनको अच्छे से इवैल्यूएट कर लेते हैं और हम अपने सिस्टमैटिक मैनर में अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मूव करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम अपने सारे एसेट्स को फिर से रिवैल्यूएट करते हैं, अपने सारे लाइबिलिटीज़ को या अपने सारे डेब्ट को अपने क्रेडिटर से बात करके नेगोशिएट करके उसको वाइंड अप कर देते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं और अपना जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं
उसको पे करके या अपने क्रेडिटर से बात करके। अब आप देखेंगे कुछ इसमें मेथड दिए हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उसको हम लोग इन इंक्रीजिंग डिनोमिनेशन या इन डिक्रीजिंग डिनोमिनेशन में अरेंज कर सकते हैं। सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स को हम लोग कंसोलिडेट करके उसका शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन द मार्केट को रिड्यूस कर देते हैं कंसोलिडेटेड शेयर्स करके। कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर, हम लोग बहुत सारे शेयर्स को एक कॉमन स्टॉक में कन्वर्जन कर देते हैं या स्टॉक को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेरिएशन इन द शेयर होल्डर्स राइट, हम लोग शेयर होल्डर के राइट में भी कुछ चेंजेस करते हैं। रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, हमारा जो शेयर कैपिटल हमने ऑथराइज्ड है मार्केट में इशू करने के लिए उसको भी बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ एंड रीअरेंजमेंट का मतलब है हम अपने नेगोशिएटर से बात करते हैं और अपने लाइबिलिटीज़ को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। सरेंडर ऑफ द शेयर, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो हम उसको सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर ऑफ द शेयर का मतलब फॉरफीचर ऑफ शेयर की तरह ही होता है, उसमें हम अपने शेयर्स को गिव अप कर देते हैं और अपना फंड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है एट वेरियस प्लेस उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि पहला हेड है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन में, मीनिंग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाती है, वेंडर कंपनी बन जाती है और परचेजिंग कंपनी उसको परचेज कर लेती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है। सेकेंड हेड की अगर हम बात करें तो न्यू कंपनी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में बनती है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू कंपनी नहीं बनती है। थर्ड पैरामीटर, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टर्म इन बैलेंस शीट। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई भी टर्म हम लोग मेंशन नहीं करते हैं फाइल द जर्नल एंट्री, वेयर एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग एंड रिड्यूस कैपिटल रिड्यूस के हेड से एंट्री करते हैं। कैपिटल रिडक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा कैपिटल नहीं रिड्यूस होता है, वेयर एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाता है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग वेवर करके वाइंड अप कर देते हैं। अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमें कोई भी अप्रूवल ऑफ द कोर्ट नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ अपने डायरेक्टर्स का और अपने शेयर होल्डर्स का राइट चाहिए होता है, वेयर एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें अप्रूवल ऑफ द कोर्ट मस्ट होता है। बिकॉज आपने कोर्ट से एक अप्रूवल लिया था जिसके बेसिस पे आप वर्क कर रहे थे, बट आप अपने बिजनेस को इन्हांस कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट लाइन में नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो हमें कोर्ट से अप्रूवल फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमें चाहिए होता है। 6 पॉइंट बात करें ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यू कंपनी को अपने सारे एसेट और सारे लाइबिलिटीज़, वेयर एज इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी ही रहती है और हम अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 2 में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और वेज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।